मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ जो लेटेस्ट खबरें हैं उन पर बातें करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत कर रहा हूं मैं बिहार में जो नया आरक्षण कानून लागू किया गया था। आपको ध्यान होगा कुछ दिनों पहले बिहार की जो सरकार है उसने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में कहां शिक्षण संस्थानों यानी कि पढ़ाई के लिए रिजर्वेशन, सीट सुरक्षित रहेंगी और बकायदे सरकारी सर्विसेज में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इन चारों के लिए जो रिजर्वेशन का प्रतिशत अभी तक 50% था उसे बढ़ा करके 65% कर दिया। क्या होना था? देखिए, अगर आप थोड़े भी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो जिस समय राज्य सरकार ने ये किया आपको अनुमान हो गया होगा कि इसका क्या हश्र होने जा रहा है। सीधी सी बात है कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के इस आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाई कोर्ट ने जो एक दो महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं उसे आपको जानना चाहिए। देखिए, जब आप कोई भी घटना पढ़ें तो उसमें से एक दो बहुत ही जो महत्वपूर्ण चीजें हैं बस उनको पकड़ लीजिए। अभी जो मैंने घटना बताई ये आपके लिए कोई बहुत नई घटना नहीं है, क्योंकि दूसरे राज्य भी यही करते रहते हैं। सबको मालूम है, राज्यों को मालूम है, उनके पॉलिटिशियंस को मालूम है, सबको मालूम है कि हम ये जो बढ़ा रहे हैं ये टिकना नहीं है, ये कोर्ट में जाकर के रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आपके दिमाग में आएगा तो फिर ये करते क्यों हैं? ये करते इसलिए हैं ताकि जो मांग करने वाले समुदाय हैं वो खुश रहें, उनका वो वोट बैंक है। वो कह सकेंगे कि भाई हम तो ये कर रहे थे, अब कोर्ट नहीं करने दे रही है तो हम क्या करें, देखो हमने तो कर दिया था, अब वो क्या करेंगे। मैं इसे नाम देना चाहूंगा, यह एक प्रकार का ना राजनीतिक प्रहसन है। हाँ, राजनीतिक प्रहसन है और कुछ नहीं है। हाई कोर्ट ने जो बातें कही, पहली बात तो यह है कि जनसंख्या के अनुपात में जो सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व है वो पर्याप्त है, तो फिर आप और क्यों देना चाह रहे हैं? वो पर्याप्त है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो आप जानते हैं कि एक मामला आया था जो खासकर इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले के नाम से फेमस है, ये आपको रट जाना चाहिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बकायदे ये व्यवस्था दे दी है कि जो आरक्षण का अधिकतम प्रतिशत होगा वह 50 हो सकता है बस। तो आप 65 क्यों कर रहे हैं जानते हुए भी? इस पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और एक जो तथ्य है वो मुझे लगता है कि हम सब पढ़े लिखे लोगों को जानना चाहिए, वो ये है कि आप देखिए कि ये जितने भी तमाशे हो रहे हैं ये सरकारी नौकरियों के लिए हो रहे हैं। सरकारी नौकरियां हैं कितनी, और हमारा जो युवा वर्ग है इसी के लिए संघर्ष कर रहा है, इसी के भरोसे बैठा रहता है। तो हमें समझना होगा कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो जो आरक्षण का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए, वो दौर अब बीत चुका है। हाँ, ये बात अलग है कि केंद्र सरकार कुछ ऐसा कर सके। देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था इंदिरा साहनी मामले में, तो बकायदे केंद्र सरकार एक्ट ला करके, संसद में कानून ला करके इस 50% वाले फैसले को रद्द कर सकती है और ओपन कर सकती है 60, 65, 70 की जितना भी चाहे राज्य सरकारें करें, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर रही है। तो दोस्तों, ये एक सच्चाई है आरक्षण के तथ्य को लेकर कि आरक्षण के नाम पर केवल राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, जो दूसरी खबर है वो सीधी सीधी खबर तो नहीं है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से कम इंपॉर्टेंट कतई नहीं है। आपको मालूम है कि अभी जो केंद्र में सरकार बनी है, गठबंधन की सरकार है, उसमें भारतीय जनता पार्टी तो मेन है ही है, जिसे आप एनडीए कहेंगे बेसिकली, लेकिन इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक दल शामिल हुए हैं जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। हालांकि वो एनडीए के हिस्से ही थे। एक है बकायदे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और दूसरे हैं नीतीश कुमार जी की पार्टी। दो पार्टी, एक बिहार और दूसरा आंध्र प्रदेश। राज्य इसको कन्वर्ट कर दीजिए। बिहार बहुत लंबे समय से पिछड़े राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है। अब आंध्र प्रदेश ने भी मांग करना शुरू कर दिया है पिछड़े दर्जे के राज्य का। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो पिछड़े दर्जे की जो मान्यता दी जाती है राज्यों को, आपको मालूम होना चाहिए कि उसका आधार क्या है। देखिए, सिविल सर्विस में इसी तरह से टॉपिक निकालने होते हैं। इसके आधार क्या है, कुछ बातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। 1969 में जो 5th फाइनेंस कमीशन था उसने और बकायदे एनडीसी ने इस दर्जे के लिए, यानी कि किन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, कुछ मापदंड बनाए कि उनकी ये विशेषताएं होनी चाहिए, इनमें से कोई भी विशेषता हो, क्योंकि अगर पिछड़ा हुआ राज्य है तो पिछड़ा होने का कोई आधार तो होना चाहिए। तो ये आपको मालूम होना चाहिए।
कौन कौन से मापदंड हैं। पहला, ये मापदंड किसने बनाए? 5वें वित्त आयोग ने। ये प्री का प्रश्न बनता है 1969 में। अब मापदंड आप सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुन लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। आप अपने दिमाग में लेकर के आइए ना कि भाई कोई राज्य हमारे लिए पिछड़ा कैसे हो सकता है। आखिर में पिछड़ा शब्द का अर्थ तो आप जानते ही हैं कि दूसरे जो राज्य हैं वो उनके समकक्ष नहीं है, उनके काफी पीछे है। अब आप देखिए कि क्या है। नंबर 1, जो पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र होंगे, विकास में दिक्कत होती है। जो पहाड़ी क्षेत्र है और जो दुर्गम क्षेत्र है, जहां पहुंचना मुश्किल होता है। कम आबादी का घनत्व है, आबादी का घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है, तो पिछड़ जाता है राज्य। अधिक आदिवासी आबादी वाले जो राज्य होंगे, पड़ोसी देश से लगे ऐसे क्षेत्र जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो उसे तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी देश से लगे हुए जो हमारे राज्य के हिस्से होंगे, उन्हें हमें विकसित करना ही चाहिए, ताकि वो लोग बाकायदे हमारे साथ जुड़े रह सके, उनके मन में किसी तरह का संतोष का भाव पैदा न हो, और जो दूसरी बाहरी जो शक्तियां हैं उनका इस्तेमाल न कर सके। इसके बाद है आर्थिक और आधारभूत संरचना में पिछड़ा होना। उनके पास आर्थिक आधार नहीं है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जब ये सब नहीं है तो फिर आप आर्थिक विकास किस आधार पर करेंगे? और फिर बाकायदे राज्य की आय की प्रकृति का तय न होना। राज्य की आय की प्रकृति का तय न होने का मतलब है कि ये फैसला नहीं किया जा सकता कि इस राज्य की जो आय होती है, आमदनी होती है, वो कहां से होती है। मतलब बिल्कुल अनिश्चित है, सरल शब्दों में कह लीजिए। तो जो इन मापदंड वाले राज्य हैं, उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, यहां पिछड़े राज्य का दर्जा की जगह हम विशेष राज्य का दर्जा कहें या विशेष दर्जा वाले राज्य कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, अब होता क्या है कि अगर ऐसा दर्जा दे दिया जाता है तो उन्हें क्या फायदे होते हैं। कुछ फायदे तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं। सीधी सी बात है कि केंद्र ने यह दर्जा दिया है और उन राज्यों को हमें दूसरे राज्यों के बराबर लेकर के आना है, तो केंद्र सरकार इन्हें काफी कुछ रियायतें देगी, है ना। जैसे केंद्रीय योजनाएं, तो जो केंद्रीय योजनाएं राज्यों में लागू होती हैं, उनमें राज्यों को भी अपना भाग देना पड़ता है। किसी योजना में 25%, किसी योजना में 20%। तो पता लगा कि जो विशेष दर्जे वाले राज्य हैं उन्हें बहुत कम देना पड़ रहा है। हो सकता है 10% ही देना पड़े, हो सकता है कि नहीं ही देना पड़े। और फिर केंद्र सरकार भी कई तरह के राजस्व में रियायतें देती है, तो इससे फिर उनका जो विकास है वो तेजी से होने लगता है। तो अब देखिए कि आंध्र प्रदेश के पास एक अवसर है और बिहार के पास भी अवसर है, क्योंकि दोनों केंद्र की सरकार में शामिल हैं। और केंद्र सरकार का जो अस्तित्व है काफी कुछ इनके समर्थन पर निर्भर करता है। यही तो डेमोक्रेसी है। देखिए, इसे आप निगेटिव तरीके से मत लीजिएगा, यही डेमोक्रेसी है। अब देखते हैं कि केंद्र सरकार इनकी इस मांग के साथ कैसे तालमेल बिठाती है। ये मत सोचिएगा कि ये तो नाजायज फायदा उठा रहे हैं, ये तो दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, उन्हें मौका मिला है, अपने राज्य को आगे ले जाना उनका दायित्व है, लीडरशिप कर रहे हैं वो। अब वो कैसे कर पाते हैं, अपनी बात को कितना मनवा पाते हैं, किस स्थिति तक अपनी बात को मनवा पाते हैं, पूरा नहीं तो कुछ और सही, लेट अस सी। तो इसे आप निगेटिव तरीके से प्लीज मत देखिएगा। दोस्तों, आखिरी एक खबर, बहुत मजेदार खबर है। मंगल ग्रह का नाम आपने सुना है, तो मंगल ग्रह पर 2 स्थानों का जो नामकरण किया गया है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि उसके एक स्थान का नाम है उत्तर प्रदेश के शहर के नाम पर, मुरसन। मुरसन क्रेटर, क्रेटर का मतलब होता है गड्ढा, जो लगभग 10 किलोमीटर व्यास का है। मुरसन क्रेटर, उत्तर प्रदेश, हाथरस जिले में यह शहर है, मुरसन। अब सवाल ये उठता है कि मुरसन का नाम क्यों रखा गया। तो अभी जो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, आप जानते हैं कहाँ स्थित है? ये अहमदाबाद में स्थित है। उनके जो निदेशक हैं डॉक्टर अनिल भारद्वाज, उनका जन्म स्थान है मुरसन, तो उनके नाम पे रख दिया गया। और जो दूसरा क्रेटर है, ये भी लगभग 10 किलोमीटर व्यास का है, उसका नाम रखा गया हिल्सा क्रेटर। हिल्सा, ये बिहार का शहर है, नालंदा जिले में है। तो इसका नाम हिल्सा क्यों रखा गया? तो इसी PRL के अभी जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर राजीव रंजन भारती, उनका जन्म स्थान हिल्सा है, उनके नाम पर हिल्सा क्रेटर रखा गया। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, लेकिन वे स्टूडेंट जो बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं, डेफिनेटली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही एक बात और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि यहीं एक और क्रेटर है जो 65 किलोमीटर व्यास का है, काफी बड़ा है। इसका नाम लाल क्रेटर रखा गया है। PRL के ही पूर्व निदेशक थे देवेंद्र पाल, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है।
देखिए, ये एक तथ्य थे जो मैंने आपके सामने रखे, लेकिन क्या आप इस तथ्य का उपयोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं? देखिए, पहली बात कि किस तरह से शहरों के नाम पर रखे जा रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात है कि ये शहर कौन से हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, प्रयोगशाला से जुड़े हुए हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो उसके निदेशक हैं। तो ये कितना मोटिवेशनल है, सोच करके देखिए। इससे जो छोटे छोटे हमारे स्थान हैं वो राष्ट्रीय मैप पर आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मैप पर आ जाते हैं। सच पूछिए तो, क्योंकि जब आप किसी स्थान का नामकरण करते हैं तो आप अपनी तरफ से नहीं कर देते, एक इसके लिए बकायदे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, वहां आपको प्रस्ताव भेजना पड़ता है और उसके अनुमोदन के बाद ही उसका नामकरण किया जाता है। छोटी छोटी जगहों के नाम पर नामकरण किए जा रहे हैं। ये एक नई स्थिति को दिखाता है। ये कितना मोटिवेशनल है, सोच करके देखिए। तो इसका उपयोग आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज बस इतना ही, और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।